कलकत्ता के वेलिंगटन स्क्वायर में उनकी मजदूर रैली की 50,000 लोगों की भागीदारी ने सबको भौंचक्का कर दिया। ये वो दौर था जब शासन में भारतीयों की भागीदारी धीरे धीरे ही सही बढ़ रही थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 ऐसे प्रावधान लेकर आई थी जहां जनप्रतिनिधियों को धर्म और अनुसूचित जाति के आधार पर सीटें आरक्षित करने का प्रावधान था। वो पृथक निर्वाचन के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि हरिजनों को हिंदू समाज से अलग समझा जाए। हरिजनों के हक के लिए लड़ाई करते थे और आंदोलन करते थे, लेकिन हरिजनों को हिंदू समाज का भाग समझ कर ही लड़ते थे। ये एक बहुत बड़ी, इससे महात्मा गांधी को और जो राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन था उसको बहुत मदद मिली। जगजीवन राम को सभी ने, चाहे वो राष्ट्रवादी हों या ब्रिटिशों के चहेते, सभी ने उन्हें बिहार विधान परिषद में मनोनीत करना चाहा और वो चुन लिए गए। और इस तरह हाशिए पर ला खड़े कर दिए गए उस वर्ग को अपना एक निष्ठावान प्रवक्ता मिला। अंग्रेज धार्मिक बंटवारे के बाद सवर्णों और दलितों के बीच की खाई बढ़ाना चाहते थे और अलग निर्वाचन मंडल के मुद्दे पर गांधी जी काफी परेशान थे और अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। ऐसे में बाबूजी एक ज्योति स्तंभ बनकर, उम्मीद की किरण बनकर सामने आते हैं। अपने नेतृत्व और त्याग की साधना के बल पर अब तक वो गांधी जी के बेहद करीब आ गए थे। मुंबई में 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तो जगजीवन बिहार में सबसे आगे खड़े थे और 10 दिनों बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1946 में जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो बाबूजी ऐसे मंत्री के रूप में सामने आए जिसकी उम्र सबसे कम थी, मात्र 38 साल, और पहली बार में ही उन्होंने श्रम मंत्रालय संभाला। फिर तो उसके बाद कोई ऐसा मंत्रिमंडल नहीं बना जिसमें वो मंत्री न हुए हों। 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी सितंबर में, तो ये उस सरकार के मंत्री बने। उसमें बहुत पुराने नेता लोग थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे। उनके साथ इन्होंने भी शपथ लिया मंत्री का, श्रम मंत्री का। उनकी उम्र सिर्फ 38 साल थी उस समय। सन 1946 से 1984 तक लोकसभा के सभी चुनाव उन्होंने लगातार एक ही क्षेत्र सासाराम से लड़े और जीते। वो बराबर जीतते गए। अच्छा चुनाव होता था, जीत इनकी हो जाती थी। उसका वजह ये था, ये भी एक उदाहरण रखा उन्होंने, जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, क्षेत्र जहाँ से चुन के आते हैं, उसकी सेवा में रहते थे वो। बाबू जगजीवन राम संविधान सभा के सदस्य भी थे। वे अधिकतर महत्वपूर्ण समितियों और उप समितियों में रहे। बाबूजी ने संविधान में दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण और बाद में पदोन्नति में आरक्षण के मामले को लेकर उन्होंने पूरा जोर लगाया और आखिरकार वो संविधान का हिस्सा भी बनी। दौर बदला। नेहरू युग के बाद लाल बहादुर शास्त्री से होते हुए कांग्रेस इंदिरा के दौर में पहुंची। सन 1969 में राष्ट्रपति उम्मीदवार के मुद्दे पर कांग्रेस बट गई। जगजीवन राम इंदिरा जी के साथ खड़े रहे। जगजीवन राम को कांग्रेस इंदिरा का अध्यक्ष बनाया गया और उनके नेतृत्व में 1971 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को 352 सीटें प्राप्त हुई। जून 1975 में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। ये दौर राजनीतिक तौर पर अनिश्चितता का था। ऐसे में बाबूजी ने कांग्रेस और मंत्रिमंडल को छोड़कर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक नई पार्टी का गठन किया। उन्होंने अगला लोकसभा चुनाव जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ा और उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार भी बनाई। इनका छोड़ देना, सरकार को इस्तीफा देकर बाहर आ जाना, इसका एक आंधी की तरह आ गई। बहुत तब लोग समझ गए कि अब ये सरकार चलने के लक्षण नहीं है। जो नई पार्टी जब काजी ने बनाई थी, जनता पार्टी, उसकी सरकार बनी, उसके लाने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा। जनता पार्टी सरकार में जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री बने। जनता पार्टी सरकार के 2.5 वर्ष के कार्यकाल में आपसी कलह पहले दिन से शुरू हो गई थी। कुछ लोगों का तब भी ये मानना था कि जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाने से इस कलह को रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा हो न सका। इसके बाद 1980 में उन्होंने कांग्रेस जे का गठन किया। माटी के लाल ने बचपन से ही खेतीहर मजदूरों, कारखानों में मिल मजदूरों की स्थिति को देखा था
और श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने कई ऐसे सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के प्रावधान किए, कई ऐसे कानून बनाए जो आज भी श्रम कानूनों का मूल आधार है। श्रम मंत्री के रूप में अपने 2 कार्यकाल के दौरान उन्होंने मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन तय करने के कानून के साथ ही ट्रेड यूनियन एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट और प्रोविडेंट फंड एक्ट जैसे बनवाए। रेलवेज में जब गए तो उन्होंने रेलवेज को मॉडर्नाइज किया। जब वो लेबर में थे तो उन्हीं के टेन्योर में सबसे पहले प्रोविडेंट फंड एक्ट और ESI पास हुआ। जब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, कम्युनिकेशंस और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तो इंडियन एयरलाइंस की फाउंडिंग हुई। तो वो डीप जाते थे, हर मसले की रूट में जाते थे, हर प्रॉब्लम की रूट में जाते थे। और जो उनके ऑफिसर्स थे उनसे ज़्यादा डीप ज्ञान बाबूजी को खुद होता था, क्योंकि वो कोई भी फाइल बिना पढ़े नहीं लौटाते थे। ये दौर राष्ट्र निर्माण का था, जहां संचार से लेकर परिवहन तक शरीर की नसों की तरह जरूरी थे। तमाम विरोधों के बाद भी निजी हवाई सेवाओं के राष्ट्रीयकरण की दिशा में बाबूजी ने सफल प्रयोग किया और इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की स्थापना हुई। इसी समय बतौर संचार मंत्री बाबूजी के प्रयत्नों से गांव-गांव तक डाक और तार घरों की व्यवस्था का भी विस्तार हुआ। जानकार कहते हैं कि बाबूजी राष्ट्रीय संघर्ष की उपज थे, लेकिन उनका एक अपना भी संघर्ष था जो जीवन के अंतिम दिनों तक चलता रहा। 6 जुलाई 1986 को 78 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और बाबूजी आज भी अंधेरे में उस ज्योति की तरह हैं जो शोषण और असमानता के बीच पगडंडी दिखाने का काम करता है। स्कूल में पानी के लिए धर्म के आधार पर 2 घड़े रखे गए थे, लेकिन ऐसे में भी जगजीवन को अछूत बताते हुए पानी पीने से मना कर दिया गया और बाद में एक तीसरे घड़े का इंतजाम किया गया जो अछूतों के लिए था। ये पहला मौका था जब जगजीवन राम का सामना जातियों में बटे समाज और घिनौने भेदभाव के साथ हुआ था। जगजीवन ने तीसरे घड़े को तोड़ डाला। स्कूल प्रशासन ने फिर घड़ा रखा और जगजीवन ने उसे फिर तोड़ा। अंत में तीसरे घड़े की व्यवस्था ही खत्म कर दी गई। ये एक जीत थी